नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो हमारे जनन वाला जो टॉपिक शेष रह रहे हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम निषेचन की प्रक्रिया के बारे में, इसके साथ साथ में अंतःरोपण के बारे में, इसके अलावा प्रेगनेंसी के बारे में अर्थात सहगर्भता की अवधि के बारे में और प्रसव की क्रिया के बारे में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सबको यह गारंटी है कि आपको इन टॉपिकों में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। यदि आप सबको हमारा ये वीडियो है ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इसके अलावा यदि आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो शुरुआत करेंगे हम निषेचन से। हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे ये पूर्ण होता है। तो देखो, शुरुआत हम कर रहे हैं निषेचन से। एक प्रक्रिया है जिसका नाम है निषेचन, या जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन क्या है। अभी तक ये जो जनन वाला टॉपिक है, मानव में जनन वाला जो ये टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम नर और मादा जनन तंत्र की संरचनाओं के बारे में, इसके अलावा युग्मकों के बारे में और उसके अलावा आर्तव चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है वो कौन कौन से होते हैं। हमें पता है, क्या पता है भाई, कि नर युग्मक होता है, नर युग्मक वो होता है क्या, शुक्राणु। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु। और मादा युग्मक जो होता है, मादा युग्मक जो होता है वो होता है अंडाणु। और ये कैसे बनते हैं, कैसे इनकी पूरी प्रोसेस होती है, इसके बारे में हमें पढ़ चुके हैं। अब देखो, ये जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। अंडाणु का और शुक्राणु का, कहने का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में इस संयोजन की प्रक्रिया को, इस संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, शुक्राणु और अंडाणु इनके मिलने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगर निषेचन होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इन दोनों के मिलने से एक कोशिका का निर्माण होता है, एक नई कोशिका का निर्माण होता है, और यहीं से एक नया जीव बनना क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो इन दोनों के मिलने से जिस कोशिका का निर्माण होता है उस कोशिका को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं युग्मनज। उसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, अर्थात जाइगोट उसे कहा जाता है। और ये सारी बातें हालांकि हमें पहले से पता होती हैं। हम थोड़ी सी इस निषेचन की प्रक्रिया को थोड़ा डिटेल में हम देखने वाले हैं। हमें पता है कि जो शुक्राणु होता है, ये जो शुक्राणु होता है ये कैसी संरचना है, शुक्राणु एक गतिशील संरचना होती है। शुक्राणु कैसी संरचना है भाई, गतिशील। और गतिशील संरचना है। जब नर के द्वारा ये जो शुक्राणु होते हैं ये वीर्य की सहायता से या वीर्य के द्वारा आपके मादा की योनि में छोड़े जाते हैं, तो ये गति करते हुए गर्भाशय, और गर्भाशय से कहां पहुंच जाते हैं, अंडवाहिनी में पहुंचे जाते हैं। देखो क्या होता है, जो वीर्य है जिसे हम बोलते हैं शीमेन, और ये जो वीर्य है इसको मादा की योनि में पहुंचाया जाता है, और उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, वीर्य को मादा की योनि में पहुंचाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं
वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन की सहायता से ये जो वीर्य है इसको मादा की योनि तक पहुंचाया जाता है, और इसी वीर्य के अंतर्गत अर्थात सीमेन के अंतर्गत आपके क्या उपस्थित है? शुक्राणु उपस्थित है। तो ये चले गए मादा की योनि में। अब मादा की योनि होती है, उसके अंदर ये जो शुक्राणु होते हैं, ये जो शुक्राणु होते हैं ये तैरकर कहां चले जाते हैं? गर्भाशय ग्रीवा, और गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए कहां पहुंच जाते हैं? गर्भाशय तक पहुंचे जाते हैं। गर्भाशय तक जब पहुंच गए तो गर्भाशय में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। यह बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि निषेचन की प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिनी में संपन्न होती है, और अंडवाहिनी के तो 3 हिस्से होते हैं। यदि हम गर्भाशय की ओर से चले तो पहला हिस्सा आएगा इस्तमस, दूसरा हिस्सा आएगा एम्पुला। तो गर्भाशय से ये जो शुक्राणु होते हैं ये कहां पहुंचते हैं? अंडवाहिनी में। कहां पहुंचते हैं भाई? अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी के कौन से भाग में? एम्पुला भाग में ये पहुंचते हैं। जैसे ही एम्पुला भाग में ये पहुंचे तो वहां पर यदि अंडाणु उपस्थित होता है, एम्पुला में पहले से यदि अंडाणु उपस्थित है तो इनका क्या हो जाएगा? निषेचन। और नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इसी कारण ध्यान रखना कि यदि हर बार संभोग क्रिया की जाती है तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेगनेंसी संभव हो, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो अंडवाहिनी के एम्पुला में पहुंचता है, और यहां पर अंडाणु यदि उपस्थित है, यदि क्या उपस्थित है? अंडाणु उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा? निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ये पूरी प्रोसेस इससे पहले होती है। अब देखो निषेचन के दौरान क्या क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है। आप सबको पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि ये अंडाणु समझ लो आप, क्या समझ लो? अंडाणु। और जब अंडोत्सर्ग होता है उस दौरान कौन सी अवस्था में बाहर निकलता है? आपको बताया हुआ है, बार बार हमने बोला भी था, आपको याद रखना है। कौन सी अवस्था में अंडाणु बाहर निकलता है? द्वितीयक अंडक की अवस्था में, सेकेंडरी oocyte होता है। जब हमने ग्राफियन पुटक पढ़ा था तो हमने यह भी देखा था कि इसके बाहर की ओर, इस सेकेंडरी oocyte के बाहर की ओर एक पारदर्शी परत होती है। क्या होती है? पारदर्शी परत। और उस पारदर्शी परत को हम क्या कहते हैं? जोना पेलिशुडा। क्या कहते हैं भाई? जोना पेलिशुडा। और इस जोना पेलिशुडा के बाहर की तरफ कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो आपकी किसकी आ जाती हैं? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की कुछ कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं ये ऐसी दिखती हैं जैसे इसके ऊपर क्या हो? एक मुकुट हो। इसी कारण जो ये बाहर जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा वाली कोशिकाएं थी, इन्हें तो क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। ये एक जो पारदर्शी परत होती है इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है जोना पेलिशुडा। क्या नाम होता है भाई? जोना पेलिशुडा। और ये अंदर की तरफ क्या उपस्थित है? द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte होता है। अगर ये अंडाणु या हम बोलते हैं कि द्वितीयक अंडक इस एम्पुला में उपस्थित है तो एम्पुला तक क्या आ गए हैं? एम्पुला तक आ गए हैं शुक्राणु। एम्पुला तक क्या आ गए हैं? शुक्राणु। ऐसे तैरकर शुक्राणु आए हैं। और आप सबको पता होगा बहुत सारे शुक्राणु होते हैं वो तैरकर आते हैं। आपको एक बात बताई हुई है कि एक बार जब वीर्य बाहर निकाला जाता है उस दौरान लगभग 20 से 30 करोड़ जो शुक्राणु होते हैं ये बाहर छोड़े जाते हैं लगभग। तो बहुत सारे शुक्राणु होते हैं वो पहुंचते हैं।
तो क्या सारे के सारे शुक्राणु इसके साथ निषेचित होंगे? नहीं। इन शुक्राणुओं में से जो शुक्राणु पहले इस तक पहुंचता है, किस तक है? इस अंडाणु तक या द्वितीयक अंडक तक जो शुक्राणु सबसे पहले पहुंचेगा वो इसके साथ में टच आता है, इसके संपर्क में आता है। मान लो कि ये शुक्राणु है, एक शुक्राणु है जो इसके पास में पहुंच गया सबसे पहले। अब क्या करेगा? ये जो शुक्राणु है, ये जो शुक्राणु है, ये तैर कर आया था, अंडाणु तक पहुंच गया। आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि शुक्राणु की संरचना होती है, तो शुक्राणु की जो शीर्ष भाग होता है, जो उसका हेड होता है, उसके ऊपर एक बारूद लेकर एक संरचना है। कहने का मतलब एक ऐसी संरचना है जिसे बोलते हैं हम एक्रोसोम। कौन सी बोल रहे थे? एक्रोसोम। और वो एक्रोसोम उसके ऊपर उपस्थित है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम। ये हमने एक शुक्राणु की संरचना के दौरान पढ़ी थी। तो जो ये एक्रोसोम है जिसके अंदर एंजाइम है, वो यहां पर आते हैं और एंजाइम यहां से रिलीज होते हैं। जैसे ही एंजाइम रिलीज हुए, वैसे ही क्या होता है कि ये जोना पेलिशुडा होती है, ये जो जोना पेलिशुडा होती है, ये गलती है जहां पर वो टच किए हैं, और जहां से वो गलती है वहां से ये जो इस शुक्राणु का केंद्रक होता है वो कहां चला जाता है? इस द्वितीयक अंडक के अंदर चला जाता है। भाई ये तो उसका खुद का केंद्रक है, ये भी अगुणित है, और ये किसका केंद्रक है? शुक्राणु का। ये अंदर प्रवेश करे जाता है। जैसे ही शुक्राणु द्वितीयक अंडक के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही ये जोना पेलिशुडा जो परत होती है, जोना पेलिशुडा परत होती है, ये क्या हो जाती है? इसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं, और जिसके कारण से अब ये अपारदर्शी हो जाती है, और अब अन्य कोई शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं करे सकता है। क्या बताया हमने? कि जैसे ही एक शुक्राणु संपर्क में आया, शुक्राणु के शीर्ष भाग में क्या था? एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या भरे हुए थे? एंजाइम। एंजाइम जैसे ही इसके टच में आए तो फट गए। ये एंजाइम रिलीज हुए तो जोनो पेलिशुडा जहां पर वो टच हुए वहां से वो गल गई। यहां से शुक्राणु का जो केंद्रक था वो किसके अंदर प्रवेश कर गया? अंडाणु में। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया, उसी दौरान ये जोना पेलिशुडा थी अब कैसी हो गई? अपारदर्शी। और अपारदर्शी होने का क्या फायदा हुआ? कि दूसरा शुक्राणु है इसके अंदर प्रवेश नहीं करे सकता है। अब जब दूसरा शुक्राणु प्रवेश नहीं करता है तो बाकी के शुक्राणु हो गए कि तुम घर बैठो भाई, जिसको जहां पहुंचना था वो पहुंच गया, जिसको जो काम करना था वो कर चुका, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम घर बैठो। इसके साथ साथ में इस द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। सबको पता होगा, अंड जनन के समय आपको बताया था कि द्वितीयक अंडक रिलीज होता है, और यह द्वितीयक अंडक में अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब पूर्ण होगा? निषेचन के समय। किस समय पूर्ण होगा? निषेचन के समय। तो इस दौरान आपका क्या होता है कि आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो कंप्लीट होगा, और ये सेकंड कंप्लीट होते ही आपका द्वितीयक अंडक है वो किस में बदल जाएगा? आपका अंडाणु में बदल जाएगा, और एक बनेगा आपका द्वितीयक पीत पिंडक। क्या बनेगा भाई? द्वितीयक पीत पिंडक। वो ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना है कि इस समय क्या होता है? आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण होता है, और जैसे ही पूर्ण हुआ तो ये दोनों के भी केंद्रक होते हैं, ये मिले जाते हैं। ये केंद्रक होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और जैसे ही केंद्रक मिलते हैं तो एक कोशिका का निर्माण होता है। इस कोशिका में ध्यान से सुनना, ये दोनों केंद्रक मिलने से एक केंद्रक बना। इसमें n गुणसूत्र थे, इसमें n गुणसूत्र थे, तो ये कैसा हो गया है भाई? 2n। और इस कोशिका को अब हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। इस कोशिका को अब क्या कहते हैं? युग्मनज कहा जाता है। तो निषेचन की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या होता है। एक बार मैं लिखकर बता दूं आपको भाई, निषेचन के दौरान क्या क्या हुआ है। देखो, शुक्राणु था, ये किस में थे? करोड़ों की संख्या में। शुक्राणु करोड़ों की संख्या में थे।
कहां गए? योनि। योनि से कहां गए? गर्भाशय। गर्भाशय से कहां गए? एम्पुला अर्थात अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में इसका इंतजार कौन कर रहा है? द्वितीयक अंडक। कौन इंतजार कर रहा है भाई? द्वितीयक अंडक। अब इस द्वितीयक अंडक है, इसके कौन संपर्क में आता है? शुक्राणु। शुक्राणु है, इसके क्या आता है? संपर्क में आता है। जैसे ही संपर्क में आया तो कौन सी परत भाई? जोना पेलिशुडा। जोना पेलिशुडा के संपर्क में आया। वैसे ही क्या हुआ? शुक्राणु के एक्रोसोम से, शुक्राणु के किससे? एक्रोसोम से क्या रिलीज हुए? एंजाइम। और इन एंजाइमों ने किसको गला दिया? जोना पेलिशुडा को गला दिया। और जब इसको गला दिया तो इसमें क्या हुआ? देखो, इसको गला दिया और गला दिया तो क्या हो गया कि जोना पेलिशुडा है अपारदर्शी हो गई और शुक्राणु का केंद्रक है, शुक्राणु का जो केंद्रक है वो कहां पहुंच जाता है? अंडक में। कहां पहुंच जाता है? अंडक में। अंडक में अब क्या होता है? मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होता है, वो पूर्ण होता है। और जैसे ही पूर्ण हुआ तो बन गया आपका अंडाणु। और अंडाणु और शुक्राणु का केंद्रक होते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं। और इनके केंद्रकों के संलयन की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। तो अंडाणु का केंद्रक प्लस शुक्राणु का केंद्रक है, इनका क्या हो गया? संलयन। और इसी को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। और निषेचन से बनता क्या है? युग्मनज बनता है, अर्थात जाइगोट बनता है। तो ये हमने देख लिया है कि निषेचन कैसे होता है और किस प्रकार से उससे जाइगोट बनता है, अर्थात युग्मनज बनता है। अब हम देखेंगे कि ये जो युग्मनज बना है, ये जो युग्मनज बना है कहां बना है? अंडवाहिनी में। कहां बना है भाई? अंडवाहिनी में। इससे आगे की प्रोसेस देखते हैं कि कैसे इससे भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से कैसे एक शिशु का निर्माण होता है। चलो देखते हैं। चलो अब हम कौन सी प्रक्रिया देख रहे हैं? अंतःरोपण। अब हम कौन सी प्रक्रिया को समझ रहे हैं? अंतःरोपण अर्थात इम्प्लांटेशन। अब आपको लग रहा होगा ये अंतःरोपण होता क्या है? देखो, युग्मनज बना, कहां बना? अंडवाहिनी में। लेकिन अंडवाहिनी में तो इसका परिवर्धन होगा नहीं, बच्चा जो बनेगा वो तो गर्भाशय में बनेगा। तो अब इस युग्मनज को कहां लाया जाता है? गर्भाशय के अंतर्गत लाया जाता है। युग्मनज है, ये आपके गर्भाशय में आता है और जैसे जैसे ये गर्भाशय की ओर बढ़ता है वैसे वैसे इसमें कोशिका विभाजन होता है, वो प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है वैसे वैसे इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। युग्मनज में तो केवल एक कोशिका थी, इसके बाद में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं। और ये जो विभाजन होता है इस युग्मनज में, इस विभाजन को हम क्या कहते हैं? एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं विदलन अर्थात क्लीवेज।
विदलन बोल दो, या इसी को क्या कहा जाता है, क्लीवेज भी कहा जाता है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि युग्मनज में होने वाले समसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विदलन या क्लीवेज कहते हैं। और जैसे जैसे इसमें संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता जाता है, और अंततः एंड में यह जो आपका भ्रूण है जिसमें कोशिकाएं लगभग 32 से 64 कोशिकाएं होती हैं, उस दौरान यह आपके गर्भाशय की आंतरिक सतह के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है, उससे जुड़ जाता है। और इस भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक सतह के साथ जुड़ना, यही क्या कहलाता है, आपका अंतःरोपण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अंतःरोपण। तो ध्यान से सुनना, अंतःरोपण का मतलब क्या हुआ, अंतःरोपण का मतलब क्या हुआ, देखो युग्मनज है, युग्मनज है, कहां पर उपस्थित है आप बताओ, अंडवाहिनी में। कहां उपस्थित है, अंडवाहिनी में। कितना कोशिकीय है, एक कोशिकीय। कितनी कोशिकाएं हैं इसमें, केवल एक। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। और युग्मनज में होने वाले समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, विदलन। क्या कहते हैं भाई, विदलन। इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है, क्लीवेज कहते हैं। अब जैसे ही समसूत्री विभाजन होगा तो आप सबको पता है कि एक कोशिका है उसकी दो बननी है, एक से कितनी बनेंगी, दो, और दो से चार, और चार से आठ। कहने का मतलब पहले यह आपका क्या बन जाएगा, दो कोशिकाओं वाला भ्रूण बन जाएगा। दो से कितना बन जाएगा, चार कोशिकाओं वाला बन जाएगा। और चार से कितना बन जाएगा, आठ कोशिकाओं वाला क्या बन जाएगा, भ्रूण। और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है कोशिकाओं की, वैसे वैसे ये अंडवाहिनी में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। वैसे वैसे अंडवाहिनी में क्या करते रहते हैं, गति। और ये 8 से लेकर 16 कोशिकाओं वाला जो ये भ्रूण है, जिसमें कोशिकाएं कितनी हो भाई, 8 से लेकर कितनी हो, 16। इस भ्रूण का एक विशेष नाम है, और वो नाम आपको याद रखना है। वो नाम आपको क्या याद रखना है, याद। और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है तुतक। क्या कहा जाता है, तुतक, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है मोरूला। तो ये भ्रूण की कौन सी अवस्था आ गई है, मोरूला। याद रखना, मोरूला अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है, भ्रूण की 8 से 16 कोशिकाओं वाली जो अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। अब विभाजन तो लगातार हो रहे हैं, और लगातार विभाजन जब हो रहे हैं तो यह कोशिकाओं की संख्या तो लगातार बढ़ती जाएगी। कोशिकाओं की संख्या तो लगातार क्या होती जाएगी भाई, बढ़ती जाएगी। ऐसे कोशिकाएं बढ़ जाएंगी, बहुत सारी हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारी क्या बन जाएंगी, कोशिकाएं। लेकिन एंड में ये जो सारी की सारी कोशिकाएं होती हैं, ये 4-5 दिनों के बाद में आपकी सारी की सारी कोशिकाएं हैं, ये 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। कितने भागों में विभाजित हो जाती हैं, 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। देखो कैसे, कैसे भाई, देखो एक तो आ जाती हैं इसके परिधि के पास पास। किसके पास उपस्थित होती हैं, परिधि के पास एक परत बना लेती हैं कोशिकाओं की।
तो कोशिकाओं की ये जो बहुत सारी कोशिकाएं थी, उन्होंने दो ग्रुपों में अपने आप को क्या कर लिया है, डिवाइड। एक तो आ गई है परिधि के पास पास, और परिधि के पास वाली इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इन्हें क्या कहते हैं हमें, ट्रोफोब्लास्ट, या हिंदी में इन्हें कहा जाता है पोष कोरक सतह या परत। पोष कोरक परत जो है ये बाहर की तरफ आ गई है। इसके अलावा कुछ कोशिकाएं होती हैं, ये इसके अंदर, कुछ कोशिकाएं हैं ये इसके अंदर एक किसका निर्माण कर लेती हैं, समूह का निर्माण कर लेती है। कुछ कोशिकाएं तो परिधि में आ गई, कुछ कोशिकाएं आपके समूह का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। और इस समूह को क्या कहा जाता है, अंतः कोशिका समूह। इसे क्या कहा जाता है, अंतः कोशिका समूह, अर्थात इनर सेल मास। क्या कहा जाता है, इनर सेल मास कहा जाता है। और जब आपका भ्रूण इस अवस्था में पहुंचता है, कौन सी अवस्था में, जिस अवस्था में आपका ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास ये दो ग्रुपों के अंतर्गत डिवाइड हो जाती हैं, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। भ्रूण की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपके भ्रूण का निर्माण हो रहा है। युग्मनज था जो अंडवाहिनी में था, यह धीरे धीरे गर्भाशय की ओर बढ़ भी रहा है, और साथ साथ में इसी दौरान इसमें विभाजन भी हो रहा है। जो एक कोशिकीय युग्मनज था, एक कोशिकीय जाइगोट था, उसमें संख्या बढ़ती जा रही है। 8 से 16 कोशिका की अवस्था में पहुंचा, तब इसे बोल दिया हमने क्या, मोरुला। और यह कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 16 से 32, 32 से 64, और अंततः जाकर क्या होता है कि ये कोशिकाएं अपने आप को दो समूहों में डिवाइड कर लेती हैं। एक समूह की कोशिकाएं तो क्या कर लेती हैं, एक परत बना लेती हैं, इस परत को हम पोष कोरक कहते हैं। और दूसरे समूह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः कोशिका समूह अर्थात इनर सेल मास कहते हैं। हां, एक बात और सुन लेना, भ्रूण की जो ये कोशिकाएं होती है ना, भ्रूण की कोशिकाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोरक खंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोरक खंड भी कहते हैं। तो ये जो ब्लास्टोसिस अवस्था है, भ्रूण की कौन सी अवस्था है, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। इस अवस्था में ये भ्रूण होता है, ये गर्भाशय की आंतरिक सतह से चिपक जाता है। किससे चिपक जाता है, गर्भाशय की आंतरिक सतह से चिपक जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की आंतरिक सतह अर्थात एंडोमेट्रियम, पता तो होगा, ये आंतरिक सतह क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। इसके साथ चिपकने की इस क्रिया को, इसके साथ जुड़ने की इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, अंतःरोपण कहते हैं, अर्थात इंप्लांटेशन कहते हैं। मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि इंप्लांटेशन क्या है। तो इसी प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अंतःरोपण कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अब भ्रूण है वो कहां स्थापित हो चुका है, गर्भाशय में अर्थात यूट्रस में स्थापित हो चुका है। अब आगे क्या, यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत मानी जाती है, अर्थात सगर्भता की अवधि यहां से चालू हो गई जब भ्रूण गर्भाशय के साथ चिपक गया। अब क्या क्या होगा, देखो, अब कौन सी अवधि में प्रवेश कर चुके हैं हमें,
सगर्भता अर्थात प्रेगनेंसी। और इस अवस्था में कैसे क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले ही पहले ये भ्रूण की अवस्था है। कौन सी अवस्था मान रहे हैं हमें? यह अवस्था है हमारी ब्लास्टोसिस्ट। कौन सी अवस्था है? ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें आप सबको पता है ये सबसे बाहर की तरफ जो परत है, इस परत का क्या नाम है भाई? ट्रोफोब्लास्ट अर्थात पोष कोरक। इसके अलावा इसमें कोशिकाओं का एक क्या है? समूह है। और ये एक साइड में है, पूरे में बिखरा हुआ नहीं है, एक साइड में है। इस समूह को हम क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। इसे क्या कहा जाता है? इनर सेल मास। कहने का मतलब क्या हो गया? अंतः कोशिका समूह है। यहां तक तो चीजें आपकी समझ में आई गई थी। अब देखो क्या होगा, यह चिपकेगा किसके साथ? गर्भाशय की आंतरिक सतह के साथ। जैसे ही चिपका तो गर्भाशय की आंतरिक सतह से कौन संपर्क में आएगा? आप खुद ही अनुमान लगाओ। क्या अंदर वाला इनर सेल मास संपर्क में आएगा? नहीं। कौन संपर्क में आएगा? आपकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो संपर्क में आएगी। और जब ये संपर्क में आएगी तो यह गर्भाशय की आंतरिक सतह के साथ जुड़ेगी और जुड़कर गर्भाशय की आंतरिक सतह इसको अपने अंदर क्या कर लेगी? घेर लेगी। तो क्या होता है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, ये क्या होता है? गर्भाशय की आंतरिक सतह के साथ संयुक्त होकर भ्रूण को चारों ओर से घेर लेते हैं। घेर लिया, और घेरने के बाद में क्या होगा? देखो, घेरने के बाद में क्या होगा? इस परत से निर्माण होगा किसका? जरायु अंकुरक। जरायु अंकुरक क्या है? देखो, ये बाहर की जो ट्रोफोब्लास्ट परत है, इससे कुछ अंगुली जैसे प्रवर्ध निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अंगुली जैसे प्रवर्ध, अंगुली जैसी कुछ संरचनाएं निकलती हैं। और इन्हीं अंकुरकों को, इन्हीं अंगुली नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जरायु अंकुरक कहा जाता है। या इंग्लिश में इसे बोला जाता है कोरियोनिक विलाई। इन्हें क्या कहा जाता है? कोरियोनिक विलाई। तो कुछ ऐसे अंगुली जैसे प्रवर्ध थे जो इस परत से निकल रहे हैं, और ये जो कोरियोनिक विलाई हैं, ये और गर्भाशय की आंतरिक परत होती है, एक दूसरे के साथ ऐसे संयुक्त हो जाती है। जैसे ये आप ऐसे मान लो, इसके अंकुरक हैं भ्रूण के, जरायु अंकुरक या कोरियोनिक विलाई, और ये भ्रूण की आंतरिक गर्भाशय की आंतरिक सतह है। तो इन दोनों से ऐसे अंगुली जैसी कुछ संरचनाएं निकलती हैं और आपस में ऐसे जुड़े जाती हैं, और जुड़कर इनके मध्य में एक क्या बन जाता है? संबंध। भ्रूण के और किसके मध्य में? माता का जो गर्भाशय, उनके बीच में क्या बन जाता है? एक संबंध बन जाता है, एक संरचना का निर्माण हो जाता है। और इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा अर्थात अपरा कहते हैं। तो इनसे किसका निर्माण होगा? अपरा अर्थात प्लेसेंटा का क्या होता है? निर्माण
होता है। याद रखना, प्लेसेंटा का निर्माण कौन सी परत कर रही है? ट्रोफोब्लास्ट कर रही है, ना कि इनर सेल मास। अब ये जो प्लेसेंटा होती है ये क्या होती है? आपको याद रखना है कि प्लेसेंटा होती है ये भ्रूण और जो माता होती है और माता का जो गर्भाशय होता है इसके बीच में पाए जाने वाली एक संरचना होती है, और इसी संरचना से जो भ्रूण होता है वो अपनी माता से पोषक पदार्थों को प्राप्त करता है। किससे क्या प्राप्त करता है? पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, और अपने शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको अपने शरीर से बाहर निकालता है। और ये जो संरचना होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो याद रखना कि जो अपरा है ये माता व गर्भस्थ शिशु के बीच उपस्थित संरचना होती है, और यह संरचना होती है ये शिशु को क्या उपलब्ध करवाती है? पोषक पदार्थ देती है व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। अपशिष्ट पदार्थों को उस बच्चे के शरीर से बाहर निकालती है। कौन सी संरचना? प्लेसेंटा या अपरा। ये आपको याद रखनी है, और आप सबको पता चल गया कौन सी परत से बना था। ये जो प्लेसेंटा है या अपरा है एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। किस रूप में भी कार्य करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। कैसे? क्योंकि इससे कुछ हार्मोन होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं। अब आपको याद रखना है कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं। देखो कौन कौन से हार्मोन है, नाम तो जरूर याद रखना है। पहला हार्मोन आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम होता है HCG। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है HCG। फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये गोनेडोट्रोपिन का मतलब हो गया FSH और LH जो हार्मोन होती है उन्हें सम्मिलित रूप से गोनेडोट्रोपिन कहती। तो ये हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा भी स्रावित किए जाते हैं, और आप सबको पता होगा कि ये हार्मोन होता है इसी के द्वारा प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है। जैसे ही वो कोरियोनिक विलाई है वो उत्पन्न होंगी वैसे ही उससे क्या स्रावित होने लग जाएगा? HCG स्रावित होने लगे जाएगा। और ये HCG हार्मोन होता है ये मूत्र में आ जाता है। कहां आ जाता है? मूत्र में। और इसी कारण से यदि मूत्र में HCG उपस्थित होता है तो वो किसको दर्शाता है? प्रेगनेंसी को दर्शाता है। इस कारण जो यूपीटी के किट होते हैं उसके द्वारा हम HCG हार्मोन का ही क्या करते हैं? पता लगाते हैं। तो प्रेगनेंसी में यही हार्मोन काम में आता है प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए। इसके अलावा एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है HPL। क्या नाम होता है? HPL। फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन। तो याद रखना
यह भी किसके द्वारा स्रावित होता है? आपके प्लेसेंटा के द्वारा ही स्रावित होता है। इसका तो नाम ही प्लेसेंटल है। इसके अलावा आपके और कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? एस्टेरोजन। और कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। आपको याद रखना, आपको बताया हुआ है कि प्रोजेस्टेरोन होता है, यह आपका कॉर्पस ल्यूटियम से भी स्रावित होता है और यह आपका प्लेसेंटा से भी। तो प्लेसेंटा से तो कब स्रावित होगा? जब प्रेगनेंसी होगी तभी तो स्रावित होगा। इसके अलावा एक हार्मोन और याद रखना जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। और यह हार्मोन होता है, यह पूरी प्रेगनेंसी के दौरान स्रावित नहीं होता है, यह प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में, एंड में जाकर क्या होता है? स्रावित होता है। अंत में प्रेगनेंसी का जो एंड टाइम होता है उस समय यह स्रावित होता है। हम देखेंगे कि यह क्या काम में आता है, वो तो बाद की बात है, लेकिन यह स्रावित होता है। अब ये जो भी हार्मोन है ये आपके प्लेसेंटा से स्रावित होते हैं, लेकिन इसमें से आपको ये जो दो हार्मोन दिख रहे हैं, एस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन तो प्लेसेंटा से तो स्रावित हो ही हो रहे हैं, इसके अलावा अंडाशय में वैसे भी स्रावित हो रहे हैं, बिना प्रेगनेंसी के भी ये पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह हो गया कि प्रेगनेंसी के समय में प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपके हो गया HCG अर्थात ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL अर्थात ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। कौन कौन से हो गए भाई? HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और इसके अलावा रिलैक्सिन। ये जो हार्मोन है ये केवल और केवल किसके द्वारा स्रावित होते हैं? प्लेसेंटा से ही स्रावित होते हैं, और ये केवल प्रेगनेंसी में ही स्रावित होते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि कैसे प्लेसेंटा का निर्माण हुआ है और इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित हुए। एक चीज और याद रखना, ये जो प्लेसेंटा होती है ना, ये शिशु से, जो गर्भ के अंदर जो शिशु होता है उससे कैसे जुड़ता है, कौन सी जगह पर जुड़ता है? तो जो आपकी नाभि होती है, जब आप बच्चे थे, माता के गर्भ में थे, तो प्लेसेंटा कैसे जुड़ रही थी? आपकी नाभि से। और नाभि के अंदर की तरफ जो संरचना उपस्थित है उसे कहा जाता है अम्बलाइकल कॉर्ड। क्या कहा जाता है भाई? अम्बलाइकल कॉर्ड। इसके द्वारा ये जुड़ी रहती। तो ये सब कुछ पता चल गया कि कैसे प्लेसेंटा वगैरह का निर्माण हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके हार्मोन आपको याद रखनी है। ये कहानी समझ में आ गई। अब इसका क्या होता है? इनर सेल मास का जो बीच में ये वाला जो संरचना है इसका क्या होता है? इसका देख लो। वास्तव में जो शिशु का निर्माण कर रहा है, जो बच्चे का निर्माण होगा वो इसी से होगा। कैसे होगा? इस इनर सेल मास से 3 परत बनती हैं। कितनी परत बनती हैं? 3 परत। और इसी कारण बोलते हैं कि मनुष्य का जो भ्रूण होता है वो त्रिकोर की होता है, त्रिस्तरीय होता है, क्योंकि इसमें 3 परतें बनती हैं। कौन कौन सी परत? सबसे बाहर होती है उसे बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच में होती है उसे बोलते हैं मेजोडर्म, और इसके अलावा अंदर ही अंदर की जो परत होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्म। तो ये जो 3 परत होती है कौन कौन सी? एक्टोडर्म, दूसरी होती है हमारी मेजोडर्म, और तीसरी जो होती है उसे बोला जाता है एंडोडर्म। ये 3 परत होती हैं जो इनर सेल मास से बनती हैं, और इन्हीं 3 परतों से, याद रखना, इन्हीं 3 परतों से सारे के सारे अंग और सारी की सारी संरचनाएं होती हैं वो बनी होती हैं। मनुष्य के शरीर की सारी संरचनाएं इन्हीं 3 परतों से क्या होती हैं? विकसित होती हैं।
तो याद रखना, सारे अंग व संरचनाएं इसी से विकसित होती। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आराम से। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि कैसे प्लेसेंटा वगैरह का निर्माण होता है, कैसे आपकी पूरी ये हार्मोन स्रावित करते हैं और कैसे इससे ये 3 परतें बनती हैं। इसके अलावा क्या आपने कभी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या आपने कभी स्टेम सेल का नाम सुना है? ये स्टेम सेल होती है, ये क्या होती है? तो देखो, स्टेम सेल भ्रूण के अंदर उपस्थित ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा किसी भी अंग का निर्माण किया जा सकता है, किसी भी संरचना का निर्माण किया जा सकता है। और स्टेम सेल की इसी क्षमता को, इस विशेषता को हम क्या कहते हैं? पूर्ण शक्तता कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। और इसी कारण से ये स्टेम सेल होती हैं, ये विशेष होती हैं और ये कहां पाई जाती हैं? भ्रूण में ही पाई जाती हैं। तो याद रखना, एक नाम भी आपको याद रखना है। कौन सा नाम भाई? स्टेम सेल। और क्या होती हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। स्टेम सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इन कोशिकाओं से आपकी किसी भी अंग का क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। और ये कहां पर पाई जाती हैं? आपकी भ्रूण में ही पाई जाती हैं। तो सब कुछ ये देखने के बाद में अब आप मेरे को यह बताओ कि मनुष्य के अंदर या मानव के अंदर जो ये गर्भता की अवधि होती है, शैगर्भता की अवधि होती है, ये कितने समय की होती है? कितने समय तक प्रेगनेंसी रहती है? तो प्रेगनेंसी की जो ये अवधि होती है, ये लगभग आपकी कितनी होती है? 9 महीने या 9 से 9.5 महीने के आसपास होती है। तो शैगर्भता की जो अवधि है, अवधि ये कितनी है भाई? 9 से लेकर 9.5 माह है। और इस पूरे समय को 3 तिमाही में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? तिमाही, ट्राइमेस्टर, अर्थात 3-3 महीने के 3 समूह बनाते। चलो अब देखते हैं कि जो गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है, उसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या बदलाव आते हैं इन महीनों के दौरान। इन महीनों के दौरान कैसी कैसी पूरी संरचनाएं विकसित होती हैं। देखो भाई, शैगर्भता की हम बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो क्या क्या बदलाव होते हैं। अवधि कितनी है? 9 से लेकर 9.5 माह है। कहने का मतलब 3 तिमाही, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। क्या क्या बदलाव होगा? एक मोटा मोटा यदि हम देखें तो जब एक बच्चा होता है वो गर्भ में 1 महीने का हो जाता है, कहने का मतलब लगभग 4 सप्ताह का जब हो जाता है, तो उसके बच्चे के शरीर में हृदय का निर्माण हो जाता है, हार्ट का निर्माण हो जाता है। और इस हार्ट की साउंड को स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जा सकता है। उस बच्चे का जो पहला साइन है, जो पहला लक्षण है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो होता है उसकी हृदय की धड़कन। और ये 1 माह में सुनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम माह। तो प्रथम माह में क्या हो जाता है? हृदय का निर्माण। और हृदय की जो धड़कन होती है सुन सकते हैं। और ये क्या होता है? प्रथम लक्षण होता है। हालांकि वैसे तो नहीं सुनाई देगी,
इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं स्टेथोस्कोप। तो पहले महीने में हृदय का निर्माण होता है। दूसरे महीने तक, जब 2 महीने पूरे होते हैं, उस समय तक जो बच्चा होता है उस बच्चे के हाथ और जो पैर होते हैं उसकी क्या बन जाती है, अंगुलियां बने जाती हैं। क्या बन जाती हैं, अंगुलियां। तो द्वितीय माह है, दूसरे महीने तक क्या हो जाता है, हाथ पैर में अंगुलियां बने जाती। ये दूसरे माह के एंड तक हो जाता है। तीसरे महीने तक क्या होता है, तीसरे महीने तक क्या होता है, देखो तीसरा माह है, क्या होता है भाई, लगभग सारे अंग व अंग तंत्र होते हैं वो बन जाते हैं। सारे के सारे अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लगभग बन जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है भाई, बाह्य जो लैंगिक अंग होते हैं, बाह्य लैंगिक अंग होते हैं, उनका भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यह होता है तीसरे महीने तक। अब यदि हम देखें 5वें महीने के एंड तक, पांचवें महीने के एंड तक, तो 5वें महीने के एंड तक एक महत्वपूर्ण घटना होती है। और उस समय क्या होता है कि गर्भस्थ शिशु की प्रथम हलचल होती है, उसे महसूस किया जा सकता है। पहली बार जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, यह हलचल करना, कुछ गतिविधि करना होता है, वो प्रारंभ करे देता है। कौन से महीने तक, 5वें महीने तक। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, वो गर्भ में जो गतिविधि करता है, गर्भ में जो हलचल उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं किंकलिंग। इसे क्या कहते हैं, किंकलिंग। और एक बात कहीं ना कहीं मैंने पढ़ी थी कि यदि गर्भ में, हालांकि वो पूर्ण रूप से सही है या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन गर्भ में जो मादा शिशु होती है वो ज्यादा हलचल उत्पन्न करती है, वो ज्यादा गतिविधियां उस समय हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो ये गर्भस्थ शिशु की प्रथम हलचल महसूस होती है। इसके अलावा सिर पर बाल उग जाते हैं, सिर पर क्या हो जाते हैं, बाल उग जाते हैं 5वें महीने के एंड तक। इसके अलावा देखें 6वें माह तक, 6वें माह के एंड तक क्या होता है कि शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं। शरीर पर कोमल बाल उग जाते हैं। देखो पहले हमने बात की थी सिर पर, अब हम बात कर रहे हैं शरीर पर भी बाल उगे जाते हैं। और इसके अलावा आंखों की जो पलकें होती हैं वो अलग हो जाती हैं। आंखों की जो पलकें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। और आंखों की जब पलकें अलग होती हैं तो आप देखोगे पलकों के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं,
और उन बालों को हम क्या कहते हैं? बोरानिया। बोरानिया उग जाती हैं। ये पलकों के ऊपर बाल है ना, उनको बोलते हैं। ऊपर वाले तो आईब्रो तो आप जानते ही होंगे। ये आंखों की पलकों पर जो बाल हैं उन्हें बोलते हैं हम बोरानिया, वो उग जाती हैं। और एंड में यदि हम देखें तो हम 7वें और 8वें महीने में लगभग वही परिवर्तन है। 9वें माह तक, 9वें माह तक क्या हो जाता है? शिशु होता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान मोटा मोटा महीनों में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या पूरी संरचनाएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं। ये सब कुछ यहां पर देखने को मिले होंगे और आप सबको ये जरूर समझ में आई होंगी। और अब एंड में आ जाते हैं। सब कुछ अब हमने देख लिया है और अब एंड हो गया कि जब बच्चा है गर्भ में पूरा विकसित हो गया है तो अब क्या? अब तो क्या होगा कि इसका क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा, लड्डू बट जाएंगे भाई अब। और शिशु के जन्म की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं, पार्टुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रसव, पार्टुरेशन इसे कहा जाता है। तो अब एंड आ गया है हमारा इस चैप्टर का। इस चैप्टर के एंड पर पहुंच गए हम और वो प्रक्रिया है प्रसव, पार्टुरेशन, या जिसे हम डिलीवरी भी कहते हैं। क्या होगा? कैसे ये पूरी प्रक्रिया चालू होगी? कैसे प्रसव पीड़ा होगी वो प्रारंभ होगी? सिंपल सा देखने की इसको हम कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको हमें जाएंगे नहीं। क्या होगा? देखो, शिशु है ये पूर्ण विकसित हो गया। शिशु है ये पूर्ण विकसित हो गया। जब ये पूर्ण विकसित हो गया तो अब ये बोल रहा है कि मेरे को बाहर निकालो भाई, कितने एक दिन रखोगे अंदर, अब मेरे को दुनिया देखनी है। तो ये बाहर निकलना चाहता है। अब बाहर निकलना चाहता है तो कैसे निकले? ये कोई ना कोई सिग्नल भेजेगा कि मैं पूरा बन चुका हूं, मैं बाहर एकदम डिलीवरी के लिए रेडी हूं। तो ये क्या करता है कि ये जो बच्चा होता है ये क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को संकेत भेजता है। किसको? पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क को। मस्तिष्क को और पीयूष ग्रंथि को क्या भेजता है? संदेश भेजता है, अपनी आवाज भेजता है, बोलता है कि भाई मेरे को निकालो। शिशु भी और इसके साथ में प्लेसेंटा भी। इनसे क्या हुआ? देखो, गर्भाशय में हल्के संकुचन। गर्भाशय में क्या उत्पन्न हुए? हल्के संकुचन। और जैसे ही हल्के संकुचन हुए वैसे ही मस्तिष्क को और पीयूष ग्रंथि को क्या गया? एक संदेश गया। क्या गया? संदेश। और जैसे ही संदेश गया तो पीयूष ग्रंथि ने क्या स्रावित किया? एक हार्मोन स्रावित किया जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन स्रावित किया? ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन है, वो स्रावित किया। और आप सबको पता होगा कि पश्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है, वो स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन कहां पर आया? गर्भाशय। और गर्भाशय की जो भित्ति होती है, भित्ति में भी कौन सी? देखो, गर्भाशय की भित्ति होती है, उसमें 3 परत होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो किसमें संकुचन करवाता है? मायोमेट्रियम में संकुचन उत्पन्न करवाता है। गर्भाशय भित्ति में क्या उत्पन्न करवाता है? संकुचन। क्या उत्पन्न करवाता है भाई? संकुचन। और जैसे ही संकुचन उत्पन्न होगा, गर्भाशय है वो एकदम संकुचित होने लग गया। और जैसे ही गर्भाशय संकुचित होगा तो उस महिला को पीड़ा प्रारंभ होगी। और इसी को हम बोलते हैं प्रसव पीड़ा। इसी को क्या कहते हैं? प्रसव पीड़ा। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो महिला को दर्द होने लगे जाते हैं।
उसको हम प्रसव पीड़ा कहते हैं। और वो क्यों हो रही है? वो गर्भाशय में संकुचन के कारण से हो रही है। तो संकुचन से क्या प्रारंभ होती है? प्रसव पीड़ा। और प्रसव पीड़ा जब होती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो गर्भस्थ शिशु होता है ये जन्म नाल के द्वारा गर्भाशय से बाहर आ जाता है। जन्म नाल के द्वारा गर्भाशय से कहां आ जाता है? बाहर। और बाहर आने की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमें प्रसव। आपको यह ध्यान रखना है कि जन्म नाल अर्थात बर्थ के नाल होती है, यह किससे मिलकर बनी होती है? जब बच्चा गर्भाशय से बाहर निकलता है तो उस दौरान वो गर्भाशय ग्रीवा और योनि की सहायता से बाहर निकलता है। तो गर्भाशय ग्रीवा और योनि को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? बर्थ के नाल अर्थात जन्म नाल कहते हैं। और इस कारण से क्या हो जाता है? प्रसव हो जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस हुई है किसके लिए हुई है? प्रसव के लिए। किसके लिए हुई है भाई? प्रसव के लिए। इस कारण इसे क्या कहते हैं? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। इसे क्या कहा जाता है भाई? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। जो भी ये सारी की सारी गतिविधियां कंप्लीट हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी प्रोसेस किस लिए कंप्लीट हुई है? संकुचन पैदा होना, फिर पीयूष ग्रंथि का ऑक्सीटोसिन स्रावित होना, ऑक्सीटोसिन का फिर वापस गर्भाशय में और तेज संकुचन करना, और उन संकुचन से गर्भ का बाहर निकलना, बच्चे का बाहर निकलना। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। समझ गए कि नहीं समझ गए? और इस प्रकार से बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है। क्या आपको पता है कि मान लो यदि किसी महिला के प्रसव पीड़ा प्रारंभ नहीं होती है तो डॉक्टर होते हैं वो उसे कृत्रिम रूप से कौन से इंजेक्शन लगाते हैं? गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करवाने के लिए, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करवाने के लिए डॉक्टर होते हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। और जिससे कि ये प्रसव पीड़ा होगी और बच्चे का जन्म हो जाएगा। तो ये एंड में हमने क्या देख लिया? प्रसव, पार्टुरेशन। और साथ साथ में एक चीज और देख लो भाई, दुग्ध श्रवण। अब जब बच्चे का जन्म हो गया है, जब बच्चे का क्या हो गया? जन्म, तो उस बच्चे को खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। और खाने पीने के लिए सबसे पहले बच्चे को जो मिलेगा, अब वो खाना तो खाएगा नहीं कि बाहर आती रोटी खाने लग जाएगा, सब्जी खाने लग जाएगा। उसको खाने के लिए जो पोषक पदार्थ के रूप में काम में आएगा वो आएगा माता का दूध। उसकी जो माता है, उसकी जो मदर है, उसका जो दूध है वो उसके लिए पोषक पदार्थ के रूप में कार्य करेगा। और ये जो दूध होता है ये स्तन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है। हमने स्तन ग्रंथियों की पूरी कंप्लीट जो भी संरचना है वो सब कुछ पड़ी हुई है। माता के जो ये स्तन होते हैं, ये स्तन ग्रंथियां होती हैं, इनसे किसका निर्माण होता है? दूध का। और दूध के निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ध्यान रखना, दुग्ध श्रवण यदि देखें तो किससे होगा? स्तन ग्रंथियों से। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्तन ग्रंथियां होंगी, इससे निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? प्रोलैक्टिन। निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन। और इसको स्रवण के लिए, बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? ऑक्सीटोसिन। क्योंकि ऑक्सीटोसिन संकुचन उत्पन्न करवाता है, जिससे दूध होता है ये बाहर की ओर निकलता है। और याद रखना कि जन्म के बाद में बच्चे को उसकी माता का जो पहला गाढ़ा पीला रंग का दूध आता है वो जरूर पिलाना चाहिए। और क्यों? क्योंकि वो बच्चे को बाहर वातावरण में रोगों से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है। तो इस प्रकार से ये दूध होता है, ये पोषक पदार्थ के रूप में कार्य करता है।
तो इस प्रकार से हमने ये पूरा जो ये वीडियो है इसके अंतर्गत जो भी जनन से संबंधित बाकी जो कुछ बच गया था, कहने का मतलब कौन कौन से टॉपिक पढ़े हमने? निषेचन, निषेचन के बाद में हमने अंतःरोपण, अंतःरोपण के बाद में हमने प्रेगनेंसी अर्थात सगर्भता, और उसके साथ साथ में सगर्भता में क्या क्या परिवर्तन है वो तो पढ़ ही लिए। इसके बाद में प्रसव और दुग्ध श्रवण की ये प्रक्रिया है, इसके बारे में कंप्लीट देखा है। हमने कोशिश की है कि आप सबको ये सही तरीके से समझ में आए। फिर भी यदि आपकी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो आप हमें कमेंट में जरूर पूछे सकते हैं। बाकी आप सबको हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिए, और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।